पीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीचर के लिए हिंदी का विकास। बीपीएससी टीचर की जो फिर से जो भर्ती निकली है बीपीएससी टीचर 2.0, तो उसके लिए है ये तैयारी। हिंदी आता है, हिंदी से भी इसमें क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले अभी हम इसका थ्योरी कवर कर रहे हैं, फिर इसका एमसीक्यू कवर करेंगे, एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम उसका सिलेबस और हिंदी भाषा क्या है इसको कवर कर दिए थे। तो चलिए हिंदी भाषा का विकास कैसे होता है वो देखते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ के निवासी विभिन्न कालों में विविध भाषाओं को बोलते एवं लिखते रहे हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। इसका प्रयोग हमारे ऋषियों, मुनियों, विद्वानों एवं कवियों द्वारा समय समय पर किया गया। विश्व की पहली रचना ऋग्वेद में संस्कृत का प्राचीनतम रूप प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। भारतीय आर्य संस्कृत, यहाँ पे देखिए क्या है कि भारतीय आर्य संस्कृत अनुमानतः 3500 वर्ष पुरानी है। इसके इतिहास को तीनों कालों में विभक्त किया गया है। अब कौन कौन काल में विभक्त किया गया है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से आज तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में चारों वेद, ब्राह्मण एवं उपनिषदों की रचना की गई। नेक्स्ट है इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद संहिता में भाषा का सबसे प्राचीन रूप प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा का प्रयोग दर्शन ग्रंथों के अलावा साहित्य में भी किया गया है, जिसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि का लेखन किया गया है। पाणिनि एवं कात्यायन द्वारा संस्कृत को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया गया। किसके द्वारा संस्कृत को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया गया? पाणिनि और कात्यायन के द्वारा विकसित रूप प्रदान किया गया, प्रतिष्ठा मिला। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत आर्य भाषा काल में भारतीय आर्य भाषा ने एक नए युग में प्रवेश किया, जिससे एक नई भाषा की सृष्टि एवं विकास हुआ। वस्तुतः लोक भाषा के विकास इसी काल में हुआ है। किस काल में? मध्यकाल में। नेक्स्ट है जिसके फलस्वरूप विकसित भाषा को प्राकृत कहा गया। विकसित भाषा को क्या कहा गया? प्राकृत। बोलचाल की यह भाषा जिसका विकास वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत काल में नहीं हो पाया, वही प्राकृत रूप में विकसित हुई। प्राकृत के विकास के 3 अवस्थाएं हैं, और प्राकृत के विकास के भी कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। तो प्राकृत के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक। इसमें क्या होता है कि पाली एवं शिलालेखी प्राकृत का विकास होता है। द्वितीय अवस्था ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक अनेक प्रकार के प्राकृतों का विकास होता है इसमें। तृतीय अवस्था है 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंशों का विकास। भारत की पहली देश भाषा पाली है, जिसे सबसे पुरानी प्राकृत कहा जाता है। भगवान बुद्ध एवं उनके अनुयायियों द्वारा पाली में ही जनसाधारण को उपदेश दिया गया था। पाली की सृष्टि मगध में होने के कारण सिंहल या श्रीलंका के लोगों द्वारा इसे मागधी कहा जाता है। प्रथम शताब्दी से 500 के मध्य तक उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया उसे प्राकृत भाषा कहा जाता है। बरुचि प्राकृत के व्याकरण, जिन्होंने प्राकृत का व्याकरण लिखा। भाषा विज्ञान के प्राकृतों के 5 मुख्य प्रकार स्वीकार किए गए हैं। अब भाषा विज्ञान के प्राकृत के कौन कौन से मुख्य प्रकार स्वीकार किए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले है सौरसेनी, उसके बाद दूसरा है पैसाची, तीसरा है महाराष्ट्रीय, चौथा है अर्धमागधी, पांचवा है मागधी। नेक्स्ट है मथुरा या सुरसेन जनपद के आसपास के क्षेत्र में सौरसेनी प्राकृत बोली जाती थी। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी और इस पर संस्कृत का प्रभाव था। संस्कृत का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जो बाद में हिंदी का मूल केंद्र बना। उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास के क्षेत्र की भाषा पैसाची थी। महाराष्ट्रीय प्राकृत का मूल स्थान है। महाराष्ट्रीय प्राकृत में मराठी का विकास हुआ। प्राचीन कौशल के आसपास के क्षेत्र में अर्धमागधी प्राकृत प्रचलित थी, जो मागधी और सौरसेनी के मध्य क्या थी? स्थित क्षेत्र था। अधिकांश जैन साहित्य अर्धमागधी प्राकृत में है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि जैन साहित्य किस भाषा में है, तो अर्धमागधी प्राकृत में अधिकांश जैन साहित्य है। मगध के आसपास मागधी प्राकृत बोली जाती थी। मगध के आसपास कौन बोली जाती थी? कौन भाषा आसपास? मागधी प्राकृत बोली जाती थी।
आगे है भारतीय आर्य भाषा सन 1000 इससे नए युग में प्रवेश करती है। अपभ्रंश भाषा में भारतीय आर्य भाषा का चरम विकास हुआ। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ। भ्रष्ट अपभ्रंश के विभिन्न नाम हैं ग्रामीण भाषा, देश भाषा, अभ्रंश, अबहट्ट, अबहट्ट आदि। अपभ्रंश काल भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 के मध्य काल को कहा जाता है। अपभ्रंशों से आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठा, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि का विकास हुआ। वस्तुतः अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ियाँ हैं। तो देखते हैं अपभ्रंश भाषा क्या है। अपभ्रंशों से आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि का विकास हुआ। वस्तुतः अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ियाँ हैं। अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक थी, जबकि संस्कृत, पाली एवं प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी। मध्य देश में ही अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास हुआ। नेक्स्ट है मध्य देश में हिंदी की उत्पत्ति। मध्य देश में हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के योग से हुई है। अपभ्रंश के 7 भेद उत्तर भारत में प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। 7 अपभ्रंश एवं उनसे जन्मी आधुनिक भाषाओं के नाम निम्नलिखित हैं। क्या है निम्नलिखित? तो देखिए, अपभ्रंश जो विकसित हुआ है: शोरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राच अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। उसके बाद आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं, देखिए किससे क्या विकसित हुआ वो देख लेते हैं। शोरसेनी से अपभ्रंश विकसित हुआ पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी भाषा, खड़ी बोली। पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुआ है लहंदा, पंजाबी। ब्राच अपभ्रंश से विकसित हुआ है सिंधी। खस अपभ्रंश से विकसित हुआ है पहाड़ी, कुमायूं, गढ़वाली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित हुआ है मराठी। उसके बाद है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। नेक्स्ट देखिए है अपभ्रंश का काल 1100 के आसपास के तक समाप्त हो गया। यहाँ देखिए, अपभ्रंश का काल 1100 ईस्वी के आसपास तक समाप्त हो गया। तत्पश्चात आधुनिक भाषाओं का काल प्रारंभ हुआ। आधुनिक भाषाओं का स्पष्ट रूप 14वीं शताब्दी से प्राप्त होता है। आधुनिक भाषा के विकास क्रम में कुछ काल तक प्रवृत्तियां इनमें विद्यमान रही, तत्पश्चात कम होती गई। भाषा परिवर्तन के इस संक्रांति काल में जिन ग्रंथों की रचना हुई उनमें शामिल है संदेश रासक, प्राकृत पैंगलम, उति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता एवं ज्ञानेश्वरी। इन ग्रंथों के अध्ययन, यहाँ देखिए, इन ग्रंथों के अध्ययन से पुरानी हिंदी के कुछ रूप देखे जा सकते हैं। इस काल के प्रमुख कवि हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति तथा बंशीधर। इन कवियों द्वारा इस काल की भाषा को अबहट्ट नाम दिया गया, जो अपभ्रंश का ही प्राकृतिक रूप है। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति अपभ्रंश के विभिन्न रूप से हुई है। 1000 ईस्वी के आसपास अन्य भारतीय भाषाओं के समान हिंदी अपने अस्तित्व को प्राप्त कर चुकी है। भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति रचनात्मक है। इस संबंध में यह जर्मन भाषा से समानता रखती है। जर्मन भाषा की तरह हिंदी अपने ही प्रयत्नों से नए शब्दों का निर्माण कर लेती है। अंग्रेजी भाषा में यह विशेषता नहीं है। हिंदी की एक अन्य विशेषता है तद्भव शब्दों की अधिकता, जो इसके प्राण है। शोरसेनी अपभ्रंश शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। हिंदी के निम्नलिखित रूप प्रचलित हैं। हिंदी के निम्नलिखित रूप क्या क्या प्रचलित हैं? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगल तथा राजस्थानी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी। पहाड़ी प्रदेश की बोलियां कुमायूं, गढ़वाली। आगे देखिए हिंदी का नामकरण कैसे हुआ। हिंदी, हिंदू तथा हिंदुस्तान शब्द संस्कृत भाषा का शब्द नहीं बल्कि फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का नामकरण ईरानियों तथा भारत के मुसलमानों द्वारा किया गया। हिंदी का नामकरण ईरानियों तथा भारत के मुसलमानों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, व्यापक अर्थ में हिंदी का प्रयोग मुसलमानों के भारत आगमन के पूर्व होता था।
व्यापक अर्थ में हिंदी से आशय था हिंद या भारत से संबद्ध किसी भी व्यक्ति, वस्तु और हिंद या भारत में बोली जाने वाली कोई भी आर्य, द्रविड़ और अन्य भारतीय भाषा। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदू आदि शब्द ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक अवेस्ता में पाए जाते हैं। हिंद में विशेषण प्रत्यय इकु जोड़कर हिंदी बना, तत्पश्चात हिंदी और बाद में आखिरी जन लुप्त होकर हिंदी बना है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन फारसी अरबी साहित्य में भाषा के समान अर्थ में ज़बान हिंदी शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। पंचतंत्र की भाषा को ज़बान हिंदी नाम 6वीं शताब्दी के बादशाह नैसेरवा राजकवि द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के बाहर हिंदी शब्द का प्रयोग। भारत के बाहर हिंदी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ, पहला देश के अर्थ में तथा दूसरा भारतीय भाषाओं के अर्थ में। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन आर्य भाषा में हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भाषा में हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है मध्यकाल में। यहाँ पे देखिए मध्यकाल में भारतीय परंपरा के कवियों द्वारा प्राचीन भाषाओं की तुलना में अपनी कविता की भाषा प्रायः भाषा भाखा कहा गया है। भाषा के बारे में कबीरदास की उक्ति है, संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। संस्कृत है कूप जल और भाषा बहता नीर है। नेक्स्ट है भाषा के बारे में तुलसीदास की उक्ति है, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच। उत्तर भारत की मध्यकालीन जनभाषा को प्रायः हिंदी शब्द कहा गया है, हिंदी शब्द से संबोधित किया गया है। मुस्लिम परंपरा के कवियों द्वारा विद्वानों ने संबोधित किया। आगे है सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंद की संभवतः मध्य देश की देसी भाषा के लिए 13वीं सदी में भारत के फारसी कवि औफी ने किया था। किसने किया था? फारसी कवि औफी ने। नेक्स्ट है देसी भाषा को हिंदी या हिंदुई नाम देने वाले अन्य मुस्लिम कवि हैं मसूद, अबुल हसन, अमीर खुसरो आदि। 17वीं शताब्दी में दक्षिण के सुप्रसिद्ध कवि मुल्ला बजही द्वारा अपनी रचना सबरस की भूमिका में हिंदी का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः हिंदी का नामकरण ईरान, अरब से आए तथा भारत में बसे मुसलमानों द्वारा किया गया है। एक विशिष्ट शैली के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत के मुसलमान कवियों द्वारा हिंदी को फारसी के सांचे में ढालकर उसका नया नाम रेखता रखा गया है। मतलब कि भारत के मुसलमान हिंदी को फारसी में ढालकर क्या रखे हैं? नाम रेखता। अन्य भारतीय भाषाएं क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए अन्य भारतीय भाषाएं क्या क्या हैं, तो यहाँ देखिए उत्तरी है, पश्चिमी है, दक्षिणी है और पूर्वी है। क्या क्या है यहाँ पे देखिए, ये उत्तरी है, ये है पश्चिमी है, ये दक्षिणी है, ये है पूर्वी। नेपाली, ये है नेपाली, ये है पंजाबी, ये है सिंधी, यहाँ है गुजराती, यहाँ है सिंहली और यहाँ है मराठी। आगे 3 और बच गया है, तो देखिए यहाँ है उड़िया, यहाँ है बंगला और यहाँ है असमिया। इस तरह से बांटा गया है। सबसे पहले हम ओड़िया के बारे में देखते हैं। ओड़िया कौन सी भाषा है? तो पंजाब 2 भागों में विभाजित है, भारतीय पंजाब एवं पाकिस्तानी पंजाब। पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब। पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तानी पंजाब भी कहते हैं, वो पाकिस्तान में है इसलिए। के लाहौर एवं स्थालकोट के जिलों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में बोले जाने वाली पंजाबी को लहदे दी बोली सूर्यास्त दिशा की भाषा कहा जाता है। ग्रियर्सन ने इसे लहंदी का कहा है। वस्तुतः यह पंजाबी की एक उपभाषा है। लहंदी की बोलियां मुल्तानी, डेरावाली, पोठावाड़ी, आबाबाकारी आदि मुल्तानी बोली के प्रमुख कवि हैं आदि है। मुल्तानी बोली के प्रमुख कवि कौन कौन है देखते हैं। फरीद, नानक, बरिश शाह, अहमद यार, कादर यार, ये सब मुल्तानी बोली के प्रमुख कवि हैं। पंजाबी भारतीय पंजाब की बोली को कहा जाता है। इसका क्षेत्र विस्तृत है, अंबाला से लाहौर तक और जम्मू, चंबा, शिमला से भटिंडा तक इसकी बोलियां हैं। डोगरी, मालवई, पोबाथी, मांझी आधुनिक पंजाबी साहित्य की आदर्श भाषा है। कौन? मांझी। इसके प्रमुख कवि हैं अमृता प्रीतम, मोहन सिंह, पूरन सिंह, गार्गी, सेखो भाई, वीर सिंह, धनीराम, चारित्रिक आदि। पंजाबी अधिकतर यहाँ देखिए
पंजाबी अधिकतर गुरुमुखी लिपि की लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसका विकास लंडा का सुधार करके और उसमें देवनागरी भाषाओं को जोड़कर सिखों के दूसरे गुरु अंगद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सिंधी। सीना के समान 3 भागों में विभाजित किया गया है। सीना को समान 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिरो भाग, यहाँ की बोली को सिराइकी कहा जाता है। बिचोलो, बीच का, जिसकी बोली बिचोली कहा जाता है, कही जाती है। और लाट के नीचे का प्रदेश, यहाँ की बोली को लाड़ी कही जाती है। कच्छ प्रायद्वीप की बोली है जो सिंधी एवं गुजराती का मिश्रित रूप है। सिंधी सूफियों के दोहे सिंधी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। सिंधी सूफियों के दोहे सिंधी साहित्य में क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे है इस भाषा का लोकप्रिय बहुत प्रसिद्ध है। इस भाषा का लोकप्रिय काव्य है शाह लतीफ़ रिसालो। इसके प्रमुख कवि हैं अनायत शाह, मखदूम मोहम्मद जमान, सचल कवि आदि। सिंधी भाषा की अपनी लिपि अरबी लिपि के आधार पर बनी है। इसमें देवनागरी और गुरुमुखी की लिपि का भी प्रयोग किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो उसको देख लीजिए। भारत में यहाँ देखिए, भारत में आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। भारोपीय परिवार की भाषाएं अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी, हिंदी, बैंगला, गुजराती, मराठी आदि है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई प्रांतीय शाखा के पुणे अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया। हिंदी पत्र बंगदूत को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से निकाला। बंगाल के निवास चिंतामणि घोष ने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। बंगाल के यहाँ देखिए, बंगाल के निवासी चिंतामणि घोष ने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। उन्होंने सरस्वती पत्रिका निकाली। भाषा की आकृति का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, आयोगात्मक एवं योगात्मक। केरल राज्य में हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में जाना जाता है। भारत के 3 भाषी प्रमुख राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तथा केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली। बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी टाइप का विकास किया। किसने देवनागरी टाइप का विकास किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखिए, गुजराती के बारे में दिया हुआ है। गुजराती गुजरात प्रदेश और मुंबई नगर की बहुत बड़ी जनसंख्या की भाषा है। इसकी प्रमुख क्षेत्रीय बोली पश्चिमी कठियावाड़ी है। नागरिक एवं ग्रामीण गुजराती में विभिन्नता है। नागरिक एवं ग्रामीण गुजराती में क्या है? विभिन्नता है। गुजराती साहित्य 3 भागों में विभक्त है और गुजराती साहित्य भी कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। तो देखते हैं कौन कौन भाग है गुजराती साहित्य की। प्राचीन काल है 1200 से 1500 ईस्वी। इस काल में फुटकर पद्म हेमचंद्र की कृतियों में उपलब्ध है। नेक्स्ट है मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी। इस काल में प्रमुख कवि हैं नरसिंह मेहता, प्रेमानंद भट्ट, वल्लभ, कालिदास, रेवाशंकर, सोमल भट्ट आदि। नेक्स्ट है आधुनिक काल। यहाँ देखिए आधुनिक काल, इस काल के प्रमुख कवि हैं गोवर्धन राम त्रिपाठी, नाना काल डॉक्टर ध्रुव, रमन लाल देसाई, काका कालेलकर, उमा शंकर जोशी आदि। गुजराती भाषा 17वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। बाद में गुजराती की अपनी लिपि विकसित हुई जो पूर्वी लिपि कैथी से साम्य रखती है। अब गुजराती की जो है अपनी लिपि विकसित हो गई है जो पूर्व लिपि कैथी से क्या रखती है? साम्य रखती है। नेक्स्ट है देखिए भारतीय संविधान की। यहाँ देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किन किन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है तो उनके बारे में देखेंगे। असमिया, कश्मीरी, बंगाली, पंजाबी बंगाली, कोंकणी, संस्कृत, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, मलयालम, सिंधी, गुजराती, मणिपुरी, तमिल, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली, उर्दू, उड़िया, ओडिया, ये सब जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है इन भाषाओं को। सबसे पहले मराठी देखते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश की आधुनिक भाषा मराठी को 3 प्रमुख बोलियां हैं, खड़ी बोली, मराठी
बरारी वैदर्भी और कोंकणी पर द्रविड़ प्रभाव अधिक है। अभंगों के रचयिता नामदेव ज्ञानदेव मराठों के सबसे बड़े पुत्र हैं। विवेक सिद्धि के लेखक मुकुंद राम मराठी के विख्यात कवि हैं। इसके अतिरिक्त दासोपंत, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, श्रीधर, महिपति, मरणोपरांत राम जोशी और आंसू कवि अमृत राय भी प्रमुख कवि हैं। मराठी भाषा की अपनी लिपि देवनागरी है। नित्य के व्यवहार में एक अन्य लिपि मोड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बांग्ला भाषा। बांग्ला भाषा जो है, बांग्ला भाषा की भी दो भागों में विभाजित है, पूर्वी बांग्ला एवं दक्षिणी बांग्ला, जिनके केंद्र क्रमशः ढाका तथा कोलकाता है। कोलकाता की बोली टकसाली मानी जाती है। संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रभाव बांग्ला साहित्य पर सर्वाधिक है। चंडीदास, चैतन्य, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन, रविंद्रनाथ टैगोर, रमेंद्र सुंदर, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, तारकशंकर, द्विजलाल राय विभूति बंदोपाध्याय, विभूति सुखोपाध्याय, बनफूल नजरुल सलाम बांग्ला भाषा के प्रमुख कवि एवं लेखक हैं। बांग्ला भाषा की अपने लिए जो देवनागरी लिपि के सहोदर है। नेक्स्ट देखिए असमी। असमी में जो है आर्य भाषा। असमी संपूर्ण असम की भाषा नहीं है। यह केवल दक्षिणी असम, लखीमपुर से गोरखपुर तक के क्षेत्र में फैली हुई है। असमी से लोकगीतों की सुंदर परंपरा रही है। हेम माघव कांदली, शंकरदेव, दामोदर देव, अनंत कांदली आदि असमी के पुराने कवि हैं। आधुनिक काल में असमी के प्रमुख कवि हैं लक्ष्मीनाथ बरबरुआ, चंद्र कुमार अगरवाला, रघुनाथ चौधरी, देवाकांत बरुआ, हेम बरुआ, नीलमणि, रजनीकांत, महेश्वर ज्योति प्रसाद, बारदोई अतुल चंद्र। आपसी भाषा में बांग्ला लिपि को थोड़ा संशोधन करके स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट देखिए ओडिया है। ओडिया हम देख लेते हैं ओडिया भाषा क्या कह रहा है। आर्य भाषा ओडिया को उत्कली या ओडी भी कहते हैं। यह बंगाल से दक्षिण ये मिला हुआ है, मिलती जुलती है। इसकी एक बोली है भंतरी। उड़िया के प्रमुख कवि एवं साहित्यकार हैं उपेंद्र भेज, सरलदास, जगन्नाथ रसकोल के रचनाकार दीन कृष्ण। आर्य भाषा उड़िया की उत्कली या ओडी भी कहते हैं। यह बंगाल से अधिक से अधिक मिलती है। इसकी एक बोली है भंती। उड़िया के प्रमुख कवि एवं साहित्यकार हैं उपेंद्र भेज, सरलदास, जगन्नाथ रसकोल के रचनाकार दीन कृष्ण, गोपाल कृष्ण समस्त तरंग के रचनाकार, वज्रनंदन बदेन, रघुनाथ झा, मधुसूदन फकीर सोहन, रघुनाथ राय, गंगाधर गोपाल चंद्र राय, नंदकिशोर बल, गोपबंधु दास, कुंतल कुमारी देवी, नीलकंठ दास, गोदावरी मिश्र, अर्धवल्लभ महंती आदि उड़िया लिपि के देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है। देवनागरी लिपि से क्या है, मिलती जुलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेपाली भाषा देख लेते हैं। नेपाली संपूर्ण नेपाल की आर्य भाषा नहीं है। नेपाली नेपाल की व्यापक भाषा है जो तिब्बत चीनी परिवार से संबंध है। नेपाली की दो बोलियां हैं सरसरी। नेपाली की जो दो बोलियां हैं वो हैं थरुरहरी डोटाला भानुभट्ट द्वारा रचित रामायण जो प्रथम नेपाली काव्य ग्रंथ है। इसके प्रमुख साहित्यकार देवकोटा लक्ष्मी प्रसाद, धर्मराज थापा, पांड्य सद्र राज, बालकृष्णन भीमनिधि तिवारी आदि नेपाली की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट है देखिए सिंहली। आर्य भाषा सिंहली का संबंध लाठी प्राकृत और गुर्जरी से है। वर्तमान समय में यह श्रीलंका की राजभाषा है। हिंदी के प्रकार के प्रमुख व्यक्तियों का चयन। तो देखिए किसको किसको चयन किया गया है।
जिन राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं, उसका अपना कोई भविष्य नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि वह गंगा है। हम सभी भारतीय का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। यह है महात्मा गांधी। संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कर लिए जाने के बाद किसी को उसकी विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं दिए। नेक्स्ट है, संविधान के हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिए जाने के बाद किसी को उसकी विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी द्वारा सारे भारत को एकता के मूल सूत्र में पिरोया जा सकता है। हिंदी की प्रगति से देश की सभी भाषाओं की प्रगति हुई। हिंदी के प्रगति से देश की सभी भाषाओं की प्रगति हुई। आगे है, एक भाषा के बिना भारत में एकता नहीं हो सकती है और अफवाह भाषा ही फैलेगी। अपनी मातृभूमि बांग्ला में लिखकर बंग बंधु तो हो गया, किंतु भारत बंधु तभी हो सकेगा जब भारत के राष्ट्रभाषा में लिखूंगा। किसने कहा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता और आपसी सांद्रावन के लिए केवल एक ही संस्कृत भाषा हो सकती है। वह है यहाँ पे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। जब तक राष्ट्र देश में राजकीय हिंदी भाषा में नहीं चलेगा, तब तक सही मायनों में नहीं करा जा सकता कि देश स्वराज है। कि जब तक इस देश में राजकाज हिंदी भाषा में नहीं चलेगा, तब तक सही मायनों में नहीं कहा जा सकता कि देश क्या है? स्वराज है। सही बात है। नेक्स्ट है, देखिए, हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान। ये जो है हिंदी साहित्य ऑप्शनल पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हिंदी साहित्य लेंगे, हिंदी साहित्य सामान्य ज्ञान का है, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल। तो आज के लिए इतना ही, फिर जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी साहित्य सामान्य ज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन विज्ञान पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।